सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के प्रीवियस ईयर के पेपर को जो है डिस्कस कर रहे थे, और जिसमें हम लोग फिटर टर्नर एवं मशीनिस्ट ट्रेड के क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट किए थे। तो उस सीरीज का यह 10वां वीडियो है। इससे पहले हम लोग जो है 9 वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन को कवर किए हैं। यदि आपने उन 9 वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल में जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर की। तो वहाँ से सभी क्वेश्चन पेपर को देख पाएंगे। आज की वीडियो में हम उससे आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पर PDF प्रोवाइड कराया जाता है, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया कि सेंटर पंच इज यूज्ड, यानी सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। तो हम सेंटर पंच का उपयोग किस लिए करते हैं? मार्किंग स्ट्रेट लाइन, मार्किंग डीप मार्क, मार्किंग लाइट मार्क, या फिर मार्किंग सेंटर ओनली। तो सेंटर को मार्क करने के लिए हम जो है सेंटर पंच का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेंटर पंच की अगर एंगल की बात करें तो 90 डिग्री होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? रीमर यूज्ड, एक मिनट, रीमर यूज्ड फॉर, यानी रीमर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन मिल जाता है टू एनलार्ज द गिवन होल, यानी दिए गए होल को जो है बड़ा करना, या फिर फिनिशिंग द करेक्टनेस ऑफ द होल, यानी छिद्र की शुद्धता में फिनिशिंग करने के लिए, या फिर ड्रिलिंग, या फिर कटिंग थ्रेड। तो हम जो है रीमर से क्या करते हैं, थोड़ा बहुत जो है छिद्र को एनलार्ज करते हैं, और साथ में मेन पर्पज होता है कि छिद्र को यानी होल को जो है करेक्टली फिनिश करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? टू यूज्ड फॉर ड्राइविंग आउट ड्रिल बिट फ्रॉम स्पेंडल और स्लीव, यानी स्पेंडल या फिर स्लीव को ड्रिल बिट से निकालने के लिए प्रयोग होने वाला औजार है। तो वहाँ पर हम ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। अब कई जगह ड्रिफ्ट का एंगल भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, 10 डिग्री होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। विच टाइप ऑफ, सॉरी, विच टाइप ऑफ थ्रेड आर कट ऑन द स्पेंडल ऑफ बेंच वाइस, यानी बेंच वाइस के स्पेंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है? तो हमारे बेंच वाइस के स्पेंडल पर स्क्वायर थ्रेड कटी होती है, और स्क्वायर थ्रेड का एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। ये भी ध्यान रखना है। यूज्ड फॉर, सॉरी, यूज्ड फॉर कटिंग एक्सटर्नल थ्रेड, यानी बारी चूड़ी काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बारी चूड़ी के लिए हम डाई का यूज करते हैं। अगर वहीं पर अंदरूनी चूड़ी की बात किया जाए तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? अंदरूनी चूड़ी के लिए हम जो है टैप का यूज करते हैं, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है द एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल का एंगल पूछा गया है। तो सामान्यतः 118 डिग्री रखा जाता है। बाकी ये मटेरियल के हार्डनेस और सॉफ्टनेस पर डिपेंड करता है, और उसी के अनुसार जो है वेरिएट करता रहता है, चेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है कि द बॉडी ऑफ बेंच वाइस इज मेड ऑफ, यानी जो हमारा बेंच वाइस होता है उसके बॉडी वाला भाग किस मटेरियल से बनाया जाता है? तो बॉडी वाले भाग को हम कास्ट आयरन से बनाते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि रीजन फॉर नॉट कटिंग प्रॉपरली बाय ए ड्रिल, यानी जो है किसी ड्रिल द्वारा प्रॉपर तरीके से कटिंग नहीं करने का रीजन क्या हो सकता है? ऑप्शन मिल जाता है लिप क्लियरेंस एंगल इज मोर, क्या लिप क्लियरेंस एंगल अधिक दे दिया गया इस वजह से, या फिर कटिंग एंगल ज़्यादा है? नो बॉडी क्लियरेंस एंगल, यानी यदि बॉडी क्लियरेंस एंगल नहीं दिया गया, या फिर लेस लिप क्लियरेंस एंगल। तो जी हाँ, अगर कटिंग नहीं कर रहा है तो उसका एक ये बड़ा रीज़न हो सकता है कि क्लियरेंस एंगल, लिप क्लियरेंस एंगल जो है कम रखा गया है, जहाँ से कटिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पर्पज ऑफ द स्टील नॉर्मलाइजिंग इज, यानी स्टील की नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं, टू रिमूव द स्ट्रेस, यानी उसकी कठोरता समाप्त करना। हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इंग्लिश को ही देखिए। रिमूव द स्ट्रेस यानी क्या उसके स्ट्रेस को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग की जाती है, या फिर टू इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी, तो मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एनलिंग करते हैं। ठीक है, तो एनलिंग पूछा जाए तो मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वहीं पर बात किया गया है नॉर्मलाइजिंग के लिए, इसलिए आपका इंटरनल स्ट्रेस दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन। वहीं पर डी ऑप्शन में मिल जाता है टू इंक्रीज द टफनेस एंड डिक्रीज द ब्रिटलनेस, तो टफनेस इंक्रीज करना और ब्रिटलनेस जो है डिक्रीज करना, उसके लिए ऑपरेशन कौन सा होता है, उसके लिए होता है हमारा टेम्परिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि आफ्टर द हीट ट्रीटमेंट ए कंपोनेंट क्रैकेड व्हाट केस द पॉसिबल रीजन, यानी जो है यहाँ पर बोला गया कि हीट ट्रीटमेंट किया गया मटेरियल में, उसके बाद पाया गया कि वह क्रैक हो जाता है, तो उसका कारण क्या हो सकता है। टू द पॉसिबल रीजन मतलब संभावित कारण आपको बताना है। ऑप्शन मिल जाता है हीटेड टू ए लॉन्ग टाइम, क्या ज़्यादा समय तक गर्म रखा गया, या फिर इट इज़ नॉट क्लीनेड प्रॉपरली बिफोर हीटिंग, क्या गर्म करने से पहले उसको प्रॉपर क्लीन नहीं किया गया, या सी ऑप्शन में मिल जाता है इट इज़ रैपिडली कूलेड इन ब्राइन सोल्यूशन, क्या उसको जो है शीघ्रता से ब्राइन सोल्यूशन में ठंडा किया गया इस वजह से, या फिर इट इज कूलेड इन एयर स्लोली, तो ये अगर स्लोली जो है उसको हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वो तो जो है क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात की गई है इट इज रैपिडली कूलेड इन ब्राइन सोल्यूशन, यदि ब्राइन सोल्यूशन में प्रॉपर आप ठंडा करेंगे रैपिडली शीघ्रता से, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे कंपोनेंट पर क्रैक भी देखने को मिल सकता है। क्लियर, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि केस हार्डनिंग इज ए प्रोसेस इन विच ओनली सरफेस ऑफ द वर्क पीस इज हार्डेंड ऑन विच द केस हार्डनिंग इज कैरियड आउट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि केस हार्डनिंग यह प्रक्रिया है जिसमें काम करने के टुकड़े यानी वर्क पीस की सतह को कठोर किया जाता है, लेकिन केस हार्डनिंग को जिस पर बाहर किया जाता है, यानी यहाँ पर केस हार्डनिंग इज कैरियड आउट किस पर की जाती है, हाई कार्बन स्टील पार्ट पर, कास्ट आयरन पर, लो कार्बन स्टील पर, या फिर अलॉय स्टील पर। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि इसके सरफेस को हार्ड करते हैं, इसके चारों बाहरी सरफेस को हार्ड करते हैं, बाकी सेंटर वाला भाग इसका क्या होता है, सॉफ्ट ही रखा जाता है। इसलिए यहाँ पर इसका क्या किया जाता है, इसको इस ऑपरेशन को जो है लो कार्बन स्टील पर किया जाता है। आई थिंक एक क्वेश्चन मिला भी था इससे संबंधित, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच प्रोसेस इंक्रीज टफनेस एंड रिड्यूस ब्रिटलनेस ऑफ द स्टील, यानी स्टील की टफनेस को इंक्रीज करना है और ब्रिटलनेस को डिक्रीज करना है, तो उसके लिए हम टेम्परिंग ऑपरेशन का यूज करते हैं। यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि विच प्रोसेस क्रिएट द स्केल फ्री सरफेस ऑफ द कंपोनेंट, यानी जो है जहाँ पर स्केल फ्री सरफेस प्रोड्यूस करती है, तो वह कौन सी प्रोसेस है, तो वह हमारी इंडक्शन हार्डनिंग है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोला गया है यहाँ पर
कटिंग टूल से संबंधित है कि निगेटिव रैक एंगल इज जनरली गिवन ऑन द टूल, यानी जो है जो निगेटिव रैक एंगल दिया जाता है वह सामान्यतः किस प्रकार के औजारों पर दिया जाता है, तो टंगस्टन कार्बाइड वाले औजारों पर, हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, फॉर कटिंग 10 मिलीमीटर पिच स्क्वायर थ्रेड द विड्थ ऑफ द टूल इज, यानी आपको जो है 10 मिलीमीटर पिच वाले थ्रेड को, स्क्वायर थ्रेड को काटना है। स्क्वायर थ्रेड हमारी कुछ इस तरीके से होती है। तो पिच बराबर क्या होता है, पिच बराबर होता है कि एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी, जिस चूड़ी के जिस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज दैट यहाँ पर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगली चूड़ी के उसी सेंटर के बीच जो डिस्टेंस होती है ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी पिच कहलाती है। क्लियर। तो अब यही बोला गया है कि 10 मिलीमीटर पिच वाले स्क्वायर थ्रेड का काटने के लिए आप कौन से कटिंग टूल, कितने साइज वाला कटिंग टूल यूज करेंगे। तो जब मान के चलिए कि 10 मिलीमीटर यहाँ से यहाँ की दूरी है, ठीक है, तो उसके कंडीशन में, उस कंडीशन में जो है आप क्या करेंगे, उसके आधे का ही ना टूल लेंगे। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा 5 मिलीमीटर, क्योंकि वहाँ पर 10 मिलीमीटर दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑन विच बेसिस द सेंट्रल ड्रिल साइज इज चूजन, यानी केंद्र ड्रिल जो होता है आपका सेंटर ड्रिल, उसका साइज किस आधार पर चयनित किया जाता है। ऑप्शन मिल जाता है लेंथ ऑफ द वर्क पीस, क्या हमारे वर्क पीस के लंबाई पर, या फिर मटेरियल ऑफ द वर्क पीस, क्या हमारे जाम मटेरियल पर, या फिर डायामीटर ऑफ द वर्क पीस, क्या हमारे जाब के डायामीटर पर, या फिर ऑपरेशन टू बी डन ऑन द वर्क पीस, यानी जिस आप वर्क पीस पर ऑपरेशन किया जाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा डिपेंड करता है किस पे ऊपर, डायामीटर ऑफ द वर्क पीस। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मशीनिंग ऑपरेशन, यानी इनमें से फोर्जिंग, ड्रिलिंग, रोलिंग, स्टैंपिंग, मशीनिंग ऑपरेशन आपको बताना है। तो कौन सी है मशीनिंग ऑपरेशन, फोर्जिंग तो है नहीं, रोलिंग भी नहीं है, स्टैंपिंग नहीं है, लेकिन ड्रिलिंग हमारा मशीनिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। तो बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अगला बोला गया कि कास्ट आयरन कैरिएट बेटर लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू द पर्पज, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके जो है प्रेजेंट पर, उपलब्धता के आधार पर ये जो है बेटर लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराता है कास्ट आयरन। तो वो जो है फ्री ग्रेफाइट जो उसमें अवेलेबल होता है उसी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। अगला बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्मेड ऑन द लेथ, यानी लेथ मशीन में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन जो है किया जा सकता है। स्लॉटिंग क्या हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। गियर कटिंग नहीं कर सकते हैं, और थ्रेड कटिंग की बात की जाए तो इसको कर सकते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क सपोर्टिंग डिवाइस, यानी वर्क सपोर्टिंग डिवाइस कौन सी नहीं है। चक्स, तो ये हमारा वर्क सपोर्टिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है। फेस प्लेट, तो ये भी हमारे वर्क सपोर्टिंग डिवाइस के अंदर आता है, और फिक्सचर भी वर्क सपोर्टिंग टूल के अंतर्गत आता है, लेकिन स्पेंडल हमारा वर्क सपोर्टिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि कटिंग प्रोसेस इन विच द कटिंग एज ऑफ द टूल रिमेन्स नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल फीड इज नाउ एज। बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला गया है कि कटिंग की वह प्रक्रिया जिसमें काटने वाले यंत्र के धार यंत्र फीड की दिशा के लंबवत होती है, यानी जो उसका धार होता है वो फीड की दिशा के लंबवत रहती है। तो वो कौन है, ऑब्लिक कटिंग, ऑर्थोगोनल कटिंग,
या फिर टेंजेंटियल कटिंग या फिर नन ऑफ द एबव। तो जब उसके लंबवत होगी जो टूल का है उसकी धार एज और फीड की दिशा जो है परपेंडिकुलर होती है तो उसे कहा जाता है ऑर्थोगोनल कटिंग। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि सिलेक्शन ऑफ मशीन टूल एम्प्लॉयड फॉर पर्टिकुलर ऑपरेशन डिपेंड अपॉन, यानी किसी विशिष्ट प्रक्रिया के लिए मशीन या यंत्र का चयन निर्भर करता है। तो हमारे जो है साइज ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के साइज पर भी डिपेंड करता है। मटेरियल ऑफ द वर्क पीस टू बी मशीन्ड, यानी जो वर्क पीस पर मशीनिंग की जाने वाली है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर साथ में अगला ऑप्शन क्या मिल जाता है यहाँ पर, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, यानी कितना जो है एक्यूरेसी आपको चाहिए उसके जो है आधार पर भी डिपेंड करता है। इसलिए ऑल ऑफ द एबव जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले प्रश्न पर देखते हैं क्या पूछा गया है। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मशीनिंग ऑपरेशन। यहाँ पर पूछा गया कि मशीनिंग ऑपरेशन नहीं है, तो शेपिंग है, ग्राइंडिंग है, ब्रोचिंग है, लेकिन रोलिंग हमारा मशीनिंग ऑपरेशन नहीं है। मशीनिंग ऑपरेशन में होता क्या है, उसमें चिप्स रिमूव होते हैं, यानी छोटे छोटे कण निकलते हैं। तो वो जब हम उसकी कटिंग करते हैं तो छोटे छोटे कण निकलते हैं जिसमें वो मशीनिंग ऑपरेशन कहलाता है। लेकिन शेपिंग, ग्राइंडिंग, ब्रोचिंग इनमें जो है कटता है मटेरियल और चिप्स भी निकलते हैं, लेकिन रोलिंग में जो है मटेरियल रिमूव नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रिटेन द डिफॉर्मेशन परमानेंटली इज नाउ एज। तो परमानेंटली जो है किसी पदार्थ की विरूपण स्थायी रूप से बनाए रखने की क्षमता क्या कहलाती है, उस मटेरियल की प्लास्टिसिटी जो है यहाँ पर डी ऑप्शन में मिल जाता है।